Hello everyone, this is Prachi. Welcome to our channel Selection Mate. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो आपका एग्ज़ाम TSSSB का 6 नवंबर से स्टार्ट है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताऊंगी एक वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। अगर आप फर्दर और भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज या थ्योरम्स को चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताना और भी मैं आपको रिवाइज यहाँ पर करा दूँगी। इससे पहले मैंने आपको इसी साल जो DSSSB PGT मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके जो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट आता है ना, पेडागोजी का 10 नंबर का उसके क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, 1 घंटे का वो वीडियो है लगभग। उसमें काफ़ी सारे 2 से 3 पेपर हमने डिस्कस किए हैं। 20 नंबर का PGT में आता है ये पार्ट और 10 नंबर का TGT में आता है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। देखो, आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट हम 10 से 12 थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और आप उनको नोट डाउन ज़रूर कर लेना और रिवाइज कर लेना। ये आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। ठीक है, थ्योरम्स जो हैं। सेकेंडली मैं आपको आज बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कराने वाली थी, लेकिन मैंने पहले सोचा कि आप वीडियो को देखते तो हो नहीं, बहुत ही कम लोग वीडियो को देखते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और आपको फर्दर रिवीजन के लिए और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको रिवाइज मैं आपको करवाने वाली थी, साथ ही साथ और थ्योरम्स भी करवाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं ग्रेजुएशन वाली वो आपको करा दूँ। फिर अगर आपको अच्छा लगता है और आप डिमांड करते हो तो ही मैं आपको बाकी की चीज़ें कराऊँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। पेडागोजी के लिए जो 10 नंबर की आती है TGT के सभी एग्जाम्स में, और अगर मैथ्स की बात करें तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें 7 से 8 वीडियोस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की पेडागोजी के क्वेश्चंस करे हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पहली थ्योरम के साथ। पहली जो हमारी यहाँ पर थ्योरम होगी वो होगी ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, इनको चाहे आप एक बार वीडियो देखने के बाद नोट कर लेना, चाहे साथ साथ नोट डाउन करते रहना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम की, तो ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है? लेट आर बी द रीजन। ठीक है, अगर आर कोई रीजन है और एफ एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है ऑन आर, आर कोई रीजन है और उस रीजन में एफ एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। ठीक, देन फॉर एनी ओपन सेट एस इन आर इज ओपन, तब कोई भी ओपन सेट जो होगा आर में वो क्या होगा? ओपन होगा। अगर कोई एफ जो कि नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है आर रीजन में, तो उसमें जो भी ओपन सेट होगा, किसमें? आर में, उसमें आर में जो भी ओपन सेट होगा वो क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगली थ्योरम पर आ जाते हैं। सेकंड थ्योरम है ल्यूविल्स थ्योरम। ठीक है, ल्यूविल्स थ्योरम आपसे क्या कहती है? इफ एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है और ये इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल जेड। यहाँ पर m क्या है? कांस्टेंट है, और एफ जेड क्या है? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब क्या होगा? इसमें जो एंटायर बाउंडेड होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि एंटायर भी हो और बाउंडेड भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। और जो नॉन कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो नॉन कांस्टेंट होता है वो आपका एंटायर और बाउंडेड का जो कॉमन पोर्शन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। एंटायर और बाउंडेड का जो कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है, उसका क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, इसमें ये कंडीशन होती है। अगली थ्योरम पर आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन पार्ट, यानी कि इंटरसेक्शन। ये यूनियन होता है और इंटरसेक्शन होता है। तो एंटायर और बाउंडेड में जो भी कॉमन पार्ट होगा, इंटरसेक्शन होगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है नॉन कांस्टेंट। ठीक, अगली थ्योरम पर आ जाते हैं। थ्योरम थर्ड आपकी है आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम आपसे कहती है सपोज एफ एंड जी आर एनालिटिक फंक्शंस। एफ और जी दो एनालिटिक फंक्शंस हैं डोमेन डी में। ठीक है, और यहाँ पर
अगर एफ जी के बराबर है सेट एस में, अगर एफ जी के बराबर होगा सेट एस में विच हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन डी, जिसका डी में या डोमेन में लिमिट पॉइंट है, तो एफ जो है डोमेन में भी जी के बराबर होगा। ठीक है, फिर से समझो, एफ और जी दो एनालिटिक फंक्शन डोमेन डी में है, तो अगर एफ जी के बराबर है सेट एस में जिसके पास एक लिमिट पॉइंट है डी में, डी यानी कि डोमेन में, एफ इक्वल टू जी सेट एस में है और उसके पास डोमेन में एक लिमिट पॉइंट होगा, तो एफ इक्वल टू जी किस में होगा, डोमेन यानी कि डी में होगा। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट है फोर्थ आपकी थ्योरम है कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। बहुत ही सारी ये इंपॉर्टेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस उन लोगों को ज़्यादा पता है जिन्होंने 2021 का टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, DSSS का। ठीक है, ये एग्ज़ाम मैंने जो पहली कट ऑफ थी मैंने इसकी वो क्लियर की थी, लेकिन आफ्टर रिड्यूस फिर से कट ऑफ लगती है, तो मेरे 2 मार्क्स से नहीं हो पाया था। अच्छा, इस एग्ज़ाम में क्या हुआ था, इस एग्ज़ाम में ना ज़्यादा पोर्शन 80 to 70% जो पोर्शन था, या 80 to 85% आप कह सकते हैं, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से पूछ लिया गया था और मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन था। ये जो हम थ्योरम कर रहे हैं ना सारी, ये उस एग्ज़ाम में देखने को मिली थी, सभी एक में नहीं थी, मतलब अलग अलग शिफ्ट्स में। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी सिलेबस में तो आपका 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की चीज़ें जो है इसमें पूछ ली जाती हैं। तो कभी 9, 10 तो कॉमन है, 1-2 सवाल या 3-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं। 11th 12th और ग्रेजुएशन ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो इसकी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करना। 11 12 का सिलेबस और ग्रेजुएशन का क्या होगा 2021 में, तो मोस्टली ग्रेजुएशन और पीजी का पूछा था। तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हो ना, अगर 11 12 का ज़्यादा पूछ ले तो भी आपका कवर हो जाएगा, ग्रेजुएशन का ज़्यादा पूछ ले तो भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये करना बिल्कुल मत छोड़ना 11 12 और ग्रेजुएशन को। ठीक है, तो अब हम कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर, ठीक है, जो फंक्शन एफ है वो जो कि एनालिटिक है सभी पॉइंट्स पर इंटीरियर के, ठीक है, एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर सी, सी पर भी क्या है, एनालिटिक है। अगर कोई फंक्शन एफ एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर सी, तो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में जो एफ जेड का आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड इंटरवल में काउंटर सी पर एफ जेड का यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है। अगली थ्योरम पर आते हैं, थ्योरम नंबर 5 पर आ जाते हैं, पिकार्ड थ्योरम। पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है, एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, हर एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन ओमिट करता है ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हर एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन ओमिट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वन कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट्स वैल्यू। याद रखना, कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अब एज इट्स वैल्यू ओमिट करेगा। इफ एन एंटायर फंक्शन ओमिट्स मोर देन वन वैल्यू, अगर कोई से ज़्यादा वैल्यू को ओमिट कर रहा है तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अगर वो एक ज़्यादा जो अगर कोई कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट होगा, ठीक है, इस कंडीशन में इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि हर एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन एक ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपनी वैल्यू के तौर पर क्या करेगा, ओमिट करेगा। और अगर कोई एंटायर फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू को ओमिट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे आ जाते हैं, थ्योरम नंबर 6 पर आ जाते हैं, जनरलाइज्ड कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। तो ये उसी का फॉर्म है। कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम हमने पढ़ी है, जनरलाइज्ड कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम है। इसमें आपका क्या है, अगर एफ कोई एनालिटिक है, इफ एफ इज एनालिटिक अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, एफ एनालिटिक है एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी फॉर एवरी क्लोज कॉन्टूर सी इन डोमेन डी। तो ये तो हमने पढ़ा था, उसका हमने क्या पढ़ा था कि उसका हमें यहाँ पर कंक्लूजन ये मिला था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन सिंपली डोमेन डी में कनेक्टेड है देन
क्लोज इंटरवल कॉन्टोर सी में एफ जेड का जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा हर एक क्लोज कॉन्टोर सी के लिए डोमेन डी में। क्लियर है इतनी बात? देखिए ज़्यादा डिटेल में तो ऑफकोर्स आप ये जो थ्योरम क्या कहती है क्या नहीं कहती है आप क्लासेस में ही आपको समझाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर कि अगर आपको एग्जाम में आप इनको पढ़ के जाना 2-3 बार पढ़ लेना, एग्जाम में आती है तो आप वहाँ पर टिक करके आ सकते हो। ठीक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करा रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा नहीं रही हूँ, डिटेल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है जिससे अगर एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम भी बहुत पास है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, एग्जाम में आए तो आप वहाँ पर इसको इसका आंसर टिक कर पाएँ। नेक्स्ट है कॉशीज़ रेजिड्यू थ्योरम। कॉशीज़ जो रेजिड्यू थ्योरम है इसकी बात करें, इसमें क्या कहा गया है, इफ एन एनालिटिक फंक्शन हैज सिंगुलैरिटीज एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, किसी एनालिटिक फंक्शन की अगर क्या है सिंगुलैरिटीज हैं, कहाँ पर, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, तो जो सम ऑफ रेजिड्यूज होगा उन सभी पॉइंट्स पर अलॉन्ग विद इन्फिनिटी वो क्या होगा, 0 होगा। क्या, इफ एन एनालिटिक फंक्शन हैज सिंगुलैरिटीज एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सिंगुलैरिटीज हैं कहाँ पर, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, तो जो सभी रेजिड्यूज का सम होगा उन सभी पॉइंट्स पर, किन पॉइंट्स पर, सभी पॉइंट्स पर इन्फिनिटी को भी मिला के वो सम क्या होगा, 0 होगा। क्या याद रखना, ठीक है। चलिए अब अगले थ्योरम को देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 8, मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल की यहाँ पर हम बात करेंगे। मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एनालिटिक है और नॉन कांस्टेंट भी है, फंक्शन जो है एनालिटिक भी है और नॉन कांस्टेंट भी है, कहाँ पर, डोमेन डी में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ एफ जेड की जो होगी, इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू इन डी, देयर इज नो पॉइंट जेड नॉट इन डोमेन, ठीक है। अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है एफ और नॉन कांस्टेंट है डोमेन डी में, तो जो आपका मॉड ऑफ एफ जेड होगा दैट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू इन डी, उसकी डी में क्या है, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नहीं होगी, ठीक है, ये आप याद रखना। और देयर इज नो पॉइंट जेड नॉट इन डोमेन, और कोई जेड नॉट पॉइंट उस डोमेन में नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी अगर कंडीशन बनती है मॉड ऑफ एफ जेड जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एफ जेड नॉट के फॉर ऑल इंटीजर बिलोंग इन, जितने भी इंटीजर डोमेन में बिलोंग करेंगे उनके लिए, ये कंडीशन आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मोरेलास थ्योरम जो कि कन्वर्स ऑफ कॉची-कॉर्सेट थ्योरम है। मोरेलास थ्योरम ये क्या है, कन्वर्स है कॉची-कॉर्सेट थ्योरम का जो हमने पढ़ी थी अभी। अगर एफ कोई कॉन्टिन्यूअस है, अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है किसी डोमेन डी में और क्लोज इंटरवल सी कॉन्टर पे जो एफ जेड का इंटीग्रेशन है वो 0 है फॉर एवरी क्लोज कॉन्टर सी इन डी, देन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट डी, पूरे डोमेन में एफ क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। तो याद रखना अगर एफ कॉन्टिन्यूअस किसी डोमेन में और ये कंडीशन हो जाती है हर एक क्लोज इंटरवल काउंटर सी के लिए, तो एफ थ्रू आउट डी क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगला आपका पॉइंट है मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में देखें। सो इफ अ कर्व इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन वन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन रीजन, अगर किसी रीजन में कोई कर्व जो है एक से ज़्यादा वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, देन द पॉइंट इज मल्टीपल पॉइंट, तो उसको मल्टीपल पॉइंट बोला जाता है। इफ अ कर्व इज सेटिस्फाइड, अगर कोई कर्व एक से ज़्यादा पॉइंट्स, एक से ज़्यादा वैल्यूज से किसी रीजन की सेटिस्फाई हो रही है तो वो मल्टीपल पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर दो कंडीशन है, इनको याद रखना। अगर कोई नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो वो अनबाउंडेड होगा, नॉन कांस्टेंट भी है और एंटायर भी है तो वो अनबाउंडेड होगा, नॉन कांस्टेंट के साथ बाउंडेड है तो वो नॉट एंटायर होगा। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। जॉर्डन आर्क की अगर हम बात करें, जॉर्डन आर्क क्या है, द आर्क सी इज सेड टू बी अ जॉर्डन आर्क और सिंपल आर्क, इसको सिंपल आर्क भी कहते हैं। तो कोई आर्क सी जॉर्डन आर्क कब कहलाएगी, इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर वो अपने आप को क्रॉस नहीं करती है।
अगर कोई आर्क अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही, दैट मीन्स वो जॉर्डन आर्क है, यानी कि सिंपल आर्क है। Thus a continuous arc without multiple points is Jordan arc. कोई भी आर्क जिसके पास मल्टीपल पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, द कॉन्टिन्यूस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स इज जॉर्डन आर्क। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट हमारा रेगुलर आर्क क्या होती है। सो इफ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस इन गिवन रेंज में दिए गए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो वो रेगुलर आर्क होती है। इफ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूस है उस रेंज में, तो वो क्या कहलाता है, रेगुलर आर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं आज की वीडियो में। आई होप आपको ये एग्जाम में अगर आए तो आप इनके जो आंसर्स हैं वो मार्क कर पाएँ। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 13 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है सॉरी, इनको नोट डाउन ज़रूर कर लेना आप। ठीक है, जिस और एक बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हुए चले जाना। सेकेंडली मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अभी भी हैं, ठीक है, जो मुझे आपको कराने थे, लेकिन बिकॉज आप वीडियोस को नहीं देखते हैं, बहुत ही कम लोग वीडियोस को देखते हैं, तो मैंने इसमें वो चीज़ें इंक्लूड नहीं की। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे, ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम से पहले आपको वो सब चीज़ें रिवाइज करा दूँगी। काफ़ी सारे टॉपिक्स के मेरे पास बेसिक थ्योरम्स अभी और भी हैं, ठीक है, वो मैं आपको रिवाइज करा सकती हूँ। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूँगी, अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों से शेयर कर देना, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। आगे भी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स की, टीचिंग एग्ज़ाम्स की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। ये थ्योरम्स रिवाइज ज़रूर कर लेना। अगर क्या कुछ पोर्शन अगर ज़्यादा 11-12 का भी आता है तो थोड़ा बहुत तो आपका ग्रेजुएशन का आएगा, और उनमें इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एग्ज़ाम से पहले भी आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा। पेडागोजी अगर आपको पढ़नी है तो चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।